स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम भारत की खोज से सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत में जीवन और कर्म। बुद्ध के समय से पहले का वृत्तांत हमें जातक कथाओं में मिलता है। इन जातक कथाओं का वर्तमान रूप बुद्ध के कुछ समय बाद का है। जातक कथाएं बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित कथाओं को कहते हैं। जातक कथाओं में उस समय का वर्णन है जब भारत की दो प्रधान जातियों द्रविड़ों और आर्यों का अंतिम रूप से मेल हो रहा था। कहा जा सकता है कि जातक पुरोहित या ब्राह्मण परंपरा तथा क्षत्रिय या शासक परंपरा के विरोध में लोक परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जो ये जातक कथाएं हैं, इनमें भारत की जो दो प्रधान जातियां हैं द्रविड़ और आर्य, इनका मेल होता है। और जो जातक लोग थे उन्होंने पुरोहित या ब्राह्मण परंपरा का या क्षत्रिय या शासक परंपरा का विरोध किया और लोक परंपरा का प्रतिनिधित्व किया। ग्राम सभाएं एक सीमा तक स्वतंत्र थी। आमदनी का मुख्य जरिया लगान था। प्राचीन समय की बातें हो रही है यहाँ पे, बुद्ध के समय या बुद्ध के जीवन से पहले की या उसके कुछ बाद की यहाँ पे नेहरू जी बात कर रहे हैं। उस समय में ग्राम सभाएं एक सीमा तक स्वतंत्र थी। आमदनी का मुख्य जरिया लगान था। लगान यानी कि एक तरह का कर। माना जाता है कि जमीन पर लगाया जाने वाला कर उत्पादन में राजा का हिस्सा है। गांव के किसानों पर जो कर लगाया जाता था उसमें कुछ हिस्सा राजा का भी होता था। उसका भुगतान हमेशा तो नहीं पर अक्सर गल्ले या पैदावार की शक्ल में किया जाता था। जो राजा को गांव के किसानों द्वारा लगान दिया जाता था उसका भुगतान हमेशा नहीं किंतु कभी कभी गल्ले या पैदावार की शक्ल के रूप में किया जाता था। गल्ले का यहाँ पे मतलब है अनाज का ढेर। यह कर उपज के छठे भाग के करीब होता था। जितनी भी उपज होती थी उसका 1/6 भाग राजा को दिया जाता था लगान के रूप में या कर के रूप में। यह सभ्यता मुख्य रूप से कृषि केंद्रित थी और इसकी बुनियादी इकाई स्वशासित गांव थे। प्राचीन समय की बात कर रहे हैं। उस समय मुख्य रूप से कृषि का कार्य किया जाता था और जो गांव थे वो अपने आप में स्वशासित थे, अपना शासन खुद करते थे और स्वतंत्र इकाई थे। राजनीतिक और आर्थिक ढांचा इन्हीं ग्राम समुदायों से बनाया जाता था, जिन्हें 10-10 और 100-100 के समूह में बांट दिया जाता था। जो राजनीतिक और आर्थिक समूह बनाए जाते थे वो गांवों को मिलकर के ही बनाए जाते थे, चाहे 10 गांव को इकट्ठा करके या 100 गांवों को इकट्ठा करके समूह बनाए जाते थे। जातकों के वर्णनों से एक खास तरह का विकास उभरकर सामने आता है। यह विशेष दस्तकारियों से जुड़े लोगों की अलग बस्तियों और गांवों की स्थापना थी। जातक कथाओं में जो एक तरह का डेवलपमेंट या विकास उभरकर सामने आता है वह है विशेष प्रकार की दस्तकारी से जुड़े हुए लोग। और यहाँ दस्तकारियों का मतलब जो हाथ से बनाने का कोई भी कार्य करते हैं। इस तरह एक गांव बढ़ाइयों का था, एक गांव लोहारों का था। तो उस समय जो गांव थे वो पूरा का पूरा गांव या तो बढ़ाइयों का होता था, यानी जो लकड़ी का काम करते हैं, या लोहारों का जो लोहे का काम करते हैं। इसी तरह और पेशों के लोगों के गांव थे। ये खास पेशेवर लोगों के गांव आमतौर पर शहर के पास बसे होते थे। शहर में उनके
विशेष उत्पादनों की खपत हो जाती थी और बदले में उन्हें जिंदगी की दूसरी ज़रूरतों को पूरा करने का सामान मिल जाता था। प्राचीन समय में जो लोग दस्तकारी से जुड़े हुए थे उनके गांव शहर के पास होते थे। वे अपने सामान को वहां बेचते थे या सामान की अदला बदली करते थे। अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई ज़रूरतों का सामान अपने सामान के बदले लेते थे। एक तरह का वस्तु विनिमय होता था। ऐसा लगता है कि पूरा गांव सहकारिता के उसूल पर काम करता था। सहकारिता सहयोग की भावना से मिलजुल कर कार्य करना और बड़े ठेके लेता था। शायद इस तरह अलहदा रहने और संगठित होने से जाति प्रथा का विकास और विस्तार हुआ होगा। अलहदा का मतलब अलग होना। तो प्राचीन समय में विभिन्न तरह के गांव अलग अलग बस गए थे समूह के रूप में। नेहरू जी का मानना है शायद लोगों के अलग रहने के कारण, गांव के अलग अलग बस जाने के कारण जातियों का विकास हुआ होगा या जाति प्रथा का चलन हुआ होगा। जातकों में सौदागरों की समुद्री यात्राओं के हवाले भरे हुए हैं। जातकों का मतलब बुद्ध से संबंधित जो कथाएं हैं उनमें सौदागरों की समुद्री यात्राओं के हवाले भरे हुए हैं। जो व्यापार करते थे, सौदा करते थे, उनकी समुद्री यात्राओं का उनमें वर्णन किया गया है। सूखे रास्तों से रेगिस्तान को पार करके भड़ोच के पश्चिमी बंदरगाह और उत्तर में गांधार और मध्य एशिया तक कारवां जाया करते थे। भड़ोच जो कि गुजरात में है, समुद्र के रास्ते यात्रा होती थी। तो गुजरात के पश्चिमी हिस्से से अरब सागर, उत्तर में गांधार अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक इन लोगों का कारवां जाया करता था। भड़ोच से जहाज बेबीलोन के लिए फारस की खाड़ी को जाया करते थे। यानी भड़ोच गुजरात में है और इनके जहाज बेबीलोन जो कि मिस्र अफ्रीका में है, फारस की खाड़ी को जाया करते थे। नदियों के रास्ते बहुत यातायात होता था। जातकों के अनुसार बेड़े बनारस, पटना, चंपा, भागलपुर और दूसरे स्थानों से समुद्र की ओर जाते थे और वहां से दक्षिणी बंदरगाहों और लंका और मलय टापू तक। तो जो सौदागर होते थे वह समुद्री यात्रा के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और भारत में बनारस, पटना, चंपा और दूसरे स्थानों से समुद्र की ओर जाया करते थे और वहीं से दक्षिणी बंदरगाहों और लंका और मलय टापू तक ये सौदागर व्यापार करने जाते थे। भारत में लिखने की प्रथा बहुत पुरानी है। पाषाण युग के मिट्टी के पुराने बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि के अक्षर मिले हैं। मोहनजोदड़ो में मिले शिलालेखों को अब तक पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है। यहाँ नेहरू जी भारत के लिखने की प्रथा की बात कर रहे हैं जो कि बहुत पुरानी है। और पाषाण युग में, पाषाण यानी पत्थर से संबंधित जिस युग की बात हुई है उसे पाषाण युग कहते हैं। उनमें मिट्टी के पुराने बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि के अक्षर मिले हुए हैं। मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक मुख्य नगर है, उसमें मिले शिलालेखों को अब तक पूरी तरह से नहीं पढ़ा जा सका है। वे ब्राह्मी लेख जो पूरे भारत में मिले हैं निश्चित रूप से उस मूल रूप में है जिससे भारत में देवनागरी और अन्य लिपियों का विकास हुआ है। अशोक के कुछ लेख ब्राह्मी लिपि में हैं। उत्तर पश्चिम में मिलने वाले कुछ अन्य लेख खरोष्टी लिपि में हैं। प्रत्येक भाषा की लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। अक्षरों जो ये अक्षर बने हैं इनकी पहचान हम करते हैं, इनको पढ़ते हैं। तो ये लिपि आपके सामने जो कि हिंदी भाषा बनी हुई है, यह देवनागरी लिपि से बनी हुई है।
और यहाँ नेहरू जी बात कर रहे हैं ब्राह्मी लेख जो कि पूरे भारत में मिले हैं, निश्चित रूप से उस मूल लिपि में है जिससे भारत में देवनागरी और अन्य लिपियों का विकास हुआ है। तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। अशोक के कुछ लेख ब्राह्मी लिपि में हैं। उत्तर पश्चिम में मिलने वाले कुछ अन्य लेख खरोष्ठी लिपि में हैं। ईसा पूर्व 6वीं या 7वीं शताब्दी में पाणिनि ने संस्कृत भाषा में अपने प्रसिद्ध व्याकरण की रचना की। ईसा मसीह के जन्म से 600 या 700 वर्ष पहले संस्कृत के महान लेखक पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण की रचना की है। यह संस्कृत व्याकरण की सबसे पुरानी पुस्तक मानी जाती है। उन्होंने अपने से पहले के व्याकरणों का उल्लेख किया है। उनके समय तक संस्कृत का रूप स्थिर हो चुका था और वह एक निरंतर विकासशील साहित्य की भाषा बन चुकी थी। जब महर्षि पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण लिखा, उस समय संस्कृत का रूप स्थिर हो चुका था, विकसित हो चुका था और वह एक विकासशील साहित्य की भाषा बन चुकी थी। पाणिनि आज भी संस्कृत व्याकरण पर आधिकारिक प्रमाण माना जाता है। जो व्याकरण महर्षि पाणिनि ने लिखी है वह संस्कृत व्याकरण पर आधारित सबसे प्रामाणिक पुस्तक मानी जाती है। हालांकि बाद में वैयाकरणों ने उसमें कुछ जोड़ा भी है और उसकी व्याख्या भी की है। जो महर्षि पाणिनि की पुस्तक है, बाद के लेखकों ने उसमें कुछ जोड़ा है, अपनी तरफ से व्याख्या की है। और यहाँ वैयाकरणों का मतलब जो व्याकरण का ज्ञान रखता है। यह दिलचस्प है कि पाणिनि ने यूनानी लिपि का उल्लेख किया है। इससे संकेत मिलता है कि पूर्व दिशा में सिकंदर के आने से बहुत पहले भारत और यूनान के बीच किसी न किसी तरह का संपर्क हो चुका था। तो महर्षि पाणिनि ने अपनी पुस्तक में यूनानी लिपि का प्रयोग किया है, जो कि संकेत देता है कि सिकंदर के आने से पहले भारत और यूनान के बीच संपर्क रहा होगा। औषध विज्ञान की पाठ्यपुस्तकें भी थी और अस्पताल भी। प्राचीन समय में औषध विज्ञान से संबंधित पाठ्यपुस्तकें और अस्पताल थे। अनुश्रुति है कि भारत में औषध विज्ञान के जनक धन्वंतरि थे। अनुश्रुति यानी सुनी हुई कथा के अनुसार भारत में औषध विज्ञान के जनक धन्वंतरि थे। किंतु सबसे प्रसिद्ध पुरानी पाठ्यपुस्तकें ईसवी सन की शुरू की सदियों में लिखी गईं। इनमें औषध पर चरक की पुस्तकें हैं और शल्य चिकित्सा पर सुश्रुत की, यानी औषध विज्ञान से संबंधित, जड़ी बूटियों से संबंधित जिन्होंने पुस्तकें लिखी है उनमें सबसे अधिक पुस्तकें चरक की हैं और शल्य चिकित्सा पर, शल्य यानी ऑपरेशन से संबंधित पुस्तकें, इन पर सुश्रुत ने पुस्तकें लिखी हैं। शल्य चिकित्सा पर सुश्रुत की पुस्तकें मिली हैं। कहा जाता है कि चरक उन राजा कनिष्क के दरबार में राजवैद्य थे जिनकी राजधानी पश्चिमोत्तर दिशा में थी। इन पाठ्य पुस्तकों में बहुत सी बीमारियों का जिक्र है और उनकी पहचान और इलाज के तरीके बताए गए हैं। इनमें शल्य चिकित्सा, प्रसूति विज्ञान, स्नान, पथ्य, सफाई, बच्चों को खिलाने और चिकित्सा के बारे में शिक्षा को विषय बनाया गया है। जो उपरोक्त पुस्तकें हैं इनमें शल्य चिकित्सा के बारे में जानकारी मिलती है, साथ ही प्रसूति विज्ञान यानी प्रसव से संबंधित, स्नान या पथ्य, खाने पीने, साफ सफाई, बच्चों को खिलाने और चिकित्सा के बारे में शिक्षा को विषय बनाया गया है। लेखक का रुझान प्रयोगात्मक है और शल्य प्रशिक्षण के दौरान मुर्दों की चीर फाड़ कराई जाती थी। प्राचीन समय में जो ऑपरेशन का प्रशिक्षण लेते थे, जो ऑपरेशन की ट्रेनिंग लेते थे,
वे लोग मुर्दों की चीर फाड़ करते थे और शल्य चिकित्सा का प्रशिक्षण लेते थे। सुश्रुत ने शल्य क्रिया के औजारों का जिक्र किया है, साथ ही ऑपरेशन का भी। जो ऑपरेशन से या शल्य चिकित्सा से संबंधित पुस्तक है उसके लेखक हैं सुश्रुत। उन्होंने अपनी पुस्तक में शल्य क्रियाओं के साथ औजारों का भी जिक्र किया है, ऑपरेशनों का भी जिक्र किया है, जिसमें अंगों को काटना, पेट को काटना, ऑपरेशन से बच्चे को जन्म दिलाना, मोतियाबिंद का ऑपरेशन आदि सब शामिल है। घावों के जीवाणुओं को धुआं देकर मारा जाता था। आज से 2000 वर्ष पहले लगभग ये सब चीज़ें हुआ करती थी। ऑपरेशन हुआ करता था, बच्चों का जन्म ऑपरेशन के द्वारा किया जाता था, पेट को काटा जाता था और साथ ही जीवाणुओं को धुआं देकर मारा जाता था। ईसा पूर्व 3री-4थी सदी में जानवरों के अस्पताल भी थे। यह जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव था, जिसमें अहिंसा पर बल दिया जाता था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इन दोनों ही धर्मों में अहिंसा पर बल दिया जाता था, यानी किसी भी जीव को नहीं मारना। इसी वजह से 3री और 4थी शताब्दी में जानवरों के लिए भी अस्पताल थे, यानी आज से लगभग 2000 या 2500 वर्ष पहले। महाकाव्यों के युग में अक्सर वनों में एक तरह के विश्वविद्यालयों का जिक्र किया गया है। ये कस्बे या शहर से बहुत दूर नहीं होते थे। इनमें प्रसिद्ध विद्वानों के आसपास शिक्षा प्रशिक्षण के उद्देश्य से लोग इकट्ठे होते थे। पुराने समय में शिक्षा के लिए बड़े बड़े विश्वविद्यालय होते थे, जो कि शहर से काफ़ी दूर नहीं होते थे और इनमें विद्वानों के आसपास शिक्षा प्रशिक्षण के उद्देश्य से लोग इकट्ठा होते थे। लोग इन विश्वविद्यालयों में पढ़ने आते थे, प्रशिक्षण लेने आते थे। शिक्षा में तरह तरह के विषय शामिल थे, जिनमें सैनिक प्रशिक्षण भी होता था। इन वन आश्रमों को इसलिए पसंद किया जाता था क्योंकि यहाँ शहरी जीवन के आकर्षणों से बचाकर विद्यार्थी के लिए नियमित और ब्रह्मचर्य का जीवन बिताना संभव होता था। पुराने समय में विद्यार्थियों के लिए शिक्षा वनों में होती थी, शहर से जो थोड़े से दूर होते थे, और जीवन के आकर्षणों से उन्हें बचाया जाता था। एकांतवास के कारण विद्यार्थी ब्रह्मचर्य का भी पालन आसानी से करते थे। ब्रह्मचर्य जो कि विद्यार्थियों के लिए होती थी, जिसमें जल्दी उठना, गुरु की आज्ञा का पालन करना और अपने आप को अनुशासन में रखना था। कुछ वर्ष तक यहाँ प्रशिक्षण के बाद उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे वापस लौटकर गृहस्थ और नागरिक जीवन बिताएं। प्राचीन समय में विद्यार्थी जीवन 25 वर्ष का माना जाता था, जिसमें कोई भी विद्यार्थी वनों में जाकर के शिक्षा ग्रहण करता था, प्रशिक्षण ग्रहण करता था। उसके बाद वह वापस लौटता था और गृहस्थ और नागरिक जीवन बिताता था। इन वन शिक्षालयों में प्राय छोटे छोटे गुट रहते थे। गो की इस बात के संकेत मिलते हैं कि लोकप्रिय अध्यापक बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को आकर्षित करते थे। तो प्राचीन समय में जो वनों में शिक्षा दी जाती थी वह छोटे छोटे समूहों के माध्यम से दी जाती थी, और इससे इस बात का संकेत मिलता है कि लोकप्रिय अध्यापक बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को आकर्षित करते थे, अपनी ओर खींचते थे। बनारस हमेशा शिक्षा का केंद्र रहा। बुद्ध के समय में भी वह प्राचीन केंद्र माना जाता है, किंतु उत्तर पश्चिम में आधुनिक पेशावर के पास एक प्राचीन और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय तक्षशिला या तक्षशिला था। यह विश्वविद्यालय विशेष रूप से विज्ञान,
या चिकित्सा शास्त्र और कलाओं के लिए मशहूर था। यहाँ बात कर रहे हैं प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला या तक्षशिला की, जो कि आधुनिक पेशावर वर्तमान पाकिस्तान में था और यह शिक्षा का प्राचीन और प्रसिद्ध केंद्र था। यहाँ विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र और कलाओं की शिक्षा दी जाती थी और भारत के दूर दूर के हिस्सों से लोग यहाँ आया करते थे। तक्षशिला का स्नातक होना सम्मान और विशेष योग्यता की बात समझी जाती थी। जो विद्यार्थी तक्षशिला से स्नातक करता था उसे विशेष सम्मान मिलता था और उसकी योग्यता विशेष मानी जाती थी। जो चिकित्सक यहाँ के आयुर्विज्ञान विद्यालय से पढ़कर निकलते थे उनकी बड़ी कद्र होती थी। कहा जाता है कि जब कभी बुद्ध बीमार पड़े थे तो उनके भक्त इलाज के लिए एक मशहूर चिकित्सक को बुलाते थे जो तक्षशिला का स्नातक था। ईसा पूर्व 6वीं-7वीं शताब्दी के महान व्याकरण पाणिनि ने भी यही शिक्षा पाई थी। तो जो ये विश्वविद्यालय था काफ़ी मशहूर था और ईसा की 6वीं-7वीं शताब्दी में संस्कृत के महान व्याकरणकर्ता महर्षि पाणिनि ने भी यही शिक्षा पाई थी। इस तरह तक्षशिला बुद्ध से पहले ब्राह्मण शिक्षा पद्धति का विश्वविद्यालय था। बौद्ध काल में भी यह बौद्ध ज्ञान का भी केंद्र बन गया था। सारे भारत और सीमा पार से बौद्ध विद्यार्थी यहाँ खींचे चले आते थे। यह मौर्य साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी सूबे का मुख्यालय था। बुद्ध के समय में भी यहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। यह बौद्ध धर्म का बड़ा केंद्र बन गया और भारत के साथ साथ अन्य देशों के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे और मौर्य साम्राज्य के समय यह उत्तर पश्चिमी सूबे का मुख्यालय था। उस सुदूर अतीत के भारतीय कैसे थे? नेहरू जी सवाल कर रहे हैं। इतने वर्षों के, आज से 2000-2500 वर्ष पहले के भारतीय कैसे रहे होंगे? हमारे लिए इतने पुराने और हमसे इतने भिन्न समय के बारे में कोई धारणा बनाना कठिन है। फिर भी हमें जो जानकारियाँ उपलब्ध है उनके आधार पर एक धुंधली सी तस्वीर उभर कर सामने आती है। वे खुले दिल के, आत्मविश्वासी और अपनी परंपराओं पर गर्व करने वाले लोग थे। जो प्राचीन भारत के लोग हैं उनके बारे में नेहरू जी यहाँ कह रहे हैं। वे खुले दिल के लोग थे, आत्मविश्वासी थे, अपनी परंपराओं को मानने वाले थे और उस पर गर्व करने वाले थे। रहस्य की खोज में हाथ पांव मारने वाले, प्रकृति और मानव जीवन के बारे में बहुत से प्रश्नों से भरे, अपनी बनाई हुई मर्यादा और मूल्यों को महत्व देने वाले, पर जीवन में सहज भाव से आनंद लेने वाले और मौत का लापरवाही से सामना करने वाले लोग थे। जो पुराने भारतीय लोग रहे होंगे आज से 2500 वर्ष पहले, वह रहस्यों की खोज के लिए हाथ पांव मारते थे, नई नई जानकारी एकत्र करते थे, प्रकृति और मानव के जीवन के बारे में बहुत से प्रश्नों से भरे, अपनी बनाई हुई मर्यादा और मूल्यों को महत्व देने वाले लोग थे और वे सहज भाव से आनंद लेने वाले थे और मौत का लापरवाही से सामना करने वाले लोग थे। तो आज के लिए इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में इस पार्ट के अन्य भाग के साथ। हमसे जुड़ने और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।